आइए सीधे आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में चलते हैं। मुंशी प्रेमचंद का नाम तो सुना ही होगा और उनकी सबसे मशहूर कहानी दो बैलों की कथा शायद स्कूल के दिनों की याद दिला दे। लेकिन देखिए, ये कोई आम सी जानवरों वाली कहानी बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये संघर्ष, वफादारी और आज़ादी की एक बहुत ही शक्तिशाली गाथा है। आज इस पूरी कहानी के सार और इसके पीछे छिपे गहरे संदेशों को बहुत ही बारीकी से समझेंगे। कहानी के शुरू होते ही एक बड़ा ही गहरा दार्शनिक सवाल सामने आता है। क्या बहुत ज्यादा बर्दाश्त करने वाले को लोग बेवकूफ मान लेते हैं? गधे की ही मिसाल ले लीजिए। उसे मारो पीटो, वो चुप रहता है तो उसे सब बेवकूफ कह देते हैं। प्रेमचंद जी ने यहाँ कमाल की बात कही है। उन्होंने जानवरों के बहाने उन लोगों की तरफ इशारा किया है जो चुपचाप जुल्म सहते हैं और बदले में उन्हें सिर्फ बेवकूफी का ठप्पा मिलता है। सोचने वाली बात है ना? और जाहिर है, इतनी गहरी सोच कोई और नहीं बल्कि मुंशी प्रेमचंद ही दे सकते हैं। मतलब सोचिए, 300 से भी ज्यादा कहानियां। यही वजह है कि उन्हें कथा सम्राट कहा जाता है। उनकी सबसे बड़ी खूबी यही थी कि वो आम जिंदगी और बिल्कुल साधारण से किरदारों के जरिए समाज की सबसे कड़वी और उलझी हुई सच्चाइयां सामने रख देते थे। चलिए अब मिलते हैं हमारी कहानी के असली हीरो से। हीरा और मोती, झूरी नाम के किसान के ये दोनों बैल एक साथ मिलकर कमाल की टीम बनाते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों का स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल उल्टा है। हीरा एकदम शांत, बहुत ही धैर्यवान और उसूलों पर चलने वाला है। वहीं मोती, वो थोड़ा गर्म खून का है, तुरंत गुस्सा करने वाला, लेकिन अपने दोस्त के लिए जान छिड़कने वाला। कमाल की बात तो यह है कि ये दोनों बिना कुछ बोले बस अपनी मूक भाषा में ही एक दूसरे के मन की बात पढ़ लेते हैं। कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब झूरी अपने इन लाडले बैलों को अपने साले, जिसका नाम गया था, उसके घर काम करने भेज देता है। अब बैलों को क्या पता कि वो कहाँ जा रहे हैं। उन्हें लगा कि उनके अपने मालिक ने उन्हें किसी और को बेच दिया है। जाहिर है, उन्हें बहुत गहरा धक्का लगा। वो बहुत दुखी थे क्योंकि उन्होंने तो हमेशा पूरी ईमानदारी से अपना काम किया था, फिर उनके साथ ऐसा धोखा क्यों? इसके बाद तो जैसे घटनाओं की झड़ी सी लग जाती है। गया के घर पहुंचते ही उन्होंने वहां का रूखा सूखा चारा खाने से ही इनकार कर दिया और जैसे ही रात हुई, अपनी मोटी मोटी रस्सियां तोड़कर वो सीधे भागकर वापस झूरी के पास आ गए। गांव के बच्चों ने तो तालियां बजाकर उनका खूब स्वागत किया, लेकिन झूरी की पत्नी गुस्से से लाल पीली हो गई। उसने बैलों को नमक हराम तक कह डाला और सजा के तौर पर सिर्फ सूखा भूसा खाने को दिया। और अगले ही दिन गया फिर से वापस आ धमका उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए। अब गया के घर पर उनका जीना सच में दुश्वार हो गया था। खूब हल जुतवाया जाता और ऊपर से डंडों की मार। एक दिन तो हद ही हो गई जब गया ने हीरा की नाक पर जोर से डंडा मार दिया। मोती से यह बर्दाश्त नहीं हुआ और वो गुस्से में हल तोड़कर भागने लगा, लेकिन हीरा ने उसे शांत किया। और यहाँ एक बड़ी चुभने वाली बात सामने आती है। हीरा कहता है, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहां तक बचेंगे। जरा सोचिए इस बात की गहराई पर। वो अपनी दर्दनाक किस्मत को जानता है, लेकिन फिर भी अपनी सहनशीलता का दामन नहीं छोड़ता। इस पूरी तकलीफ और मारपीट के बीच एक बहुत ही दिल छू लेने वाला पल आता है। गया के घर में एक छोटी सी अनाथ बच्ची रहती थी, जिसे उसकी सौतेली माँ बहुत सताती थी। वो बच्ची रोज रात को चुपके से आती और हीरा मोती को 2 रोटियां खिला जाती। अब 2 रोटियों से 2 भारी भरकम बैलों का पेट तो क्या ही भरता, लेकिन कहते हैं ना, उस प्यार से उनकी आत्मा तृप्त हो जाती थी। ये सहानुभूति का एक बेहतरीन उदाहरण है। वो बच्ची और वो बैल दोनों ही अत्याचार सह रहे थे और इसी साझे दर्द ने उनके बीच बिना कुछ कहे एक बहुत ही गहरा रिश्ता जोड़ दिया था। लेकिन जुल्म की भी एक इंतहा होती है। घर में तैयारी होने लगी कि अब इन बैलों की नाक छेद दी जाए। ऐसे नाजुक मौके पर वही छोटी बच्ची रात के अंधेरे में फरिश्ता बनकर आई और उसने उनकी रस्सियां खोल दी। हीरा और मोती वहां से भागना तो नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि पीछे से इस मासूम बच्ची पर मुसीबत आ जाएगी। लेकिन बच्ची ने खुद ही जोर जोर से शोर मचा दिया कि बैल भागे जा रहे हैं, और इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर दोनों को वहां से निकलने का मौका मिल ही गया। भागते भागते वो रास्ता भटक गए और पहुंच गए कुछ अनजान गांव से होते हुए एक हरे भरे मटर के खेत में। खूब जी भर के मटर खाई और आजादी की पहली खुली सांस ली। खुशी के मारे वो उछलकूद ही कर रहे थे कि अचानक उनकी खुशी हवा हो गई। उनके ठीक सामने एक विशाल, एकदम हाथी जैसा भयानक सांड डकारता हुआ चला आ रहा था। अब तो लगा कि बस आज तो काम तमाम है। अब ऐसे भयानक खतरे से कैसे बचा जाए? मोती तो सच में घबरा गया था, लेकिन हीरा ने दिमाग से काम लिया। उन्होंने तय किया कि मिलकर लड़ेंगे। योजना कुछ यूं थी, जब सांड हीरा पर हमला करने आगे बढ़ता तो मोती पीछे से उस पर अपने सींगों से वार कर देता। वो सांड तो एक एक करके लड़ने का आदी था, लेकिन इन दोनों की जबरदस्त रणनीति और टीम वर्क के सामने उसके पसीने छूट गए और आखिर में वो भारी भरकम सांड पस्त होकर जमीन पर गिर पड़ा। सांड के गिरते ही मोती तो बस उसे खत्म कर देने पर उतारू था, लेकिन तभी हीरा ने उसे रोक लिया। हीरा ने कहा, गिरे हुए बैरी पर सींग न चलाना चाहिए। और यहीं हमें मुंशी प्रेमचंद की वो गहरी नैतिकता दिखाई देती है। अपनी जान बचाने की इस भयंकर लड़ाई में भी हीरा अपने उसूलों से नहीं डिगता। दुश्मन को हराना सही है, जीत का जश्न मनाना भी ठीक है, लेकिन निहत्थे या गिरे हुए दुश्मन की जान लेना, यह उनकी नैतिकता के बिल्कुल खिलाफ था। खैर, आजादी की राह में अभी और कांटे बाकी थे। हुआ यूं कि मोती फिर से मटर के खेत में घुस गया और इस बार कीचड़ में उसके खोट बुरी तरह धंस गए। खेत के रखवालों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया।
हीरा, जो कि सुरक्षित मेड़ पर था और आसानी से भाग सकता था, उसने जब अपने दोस्त को मुसीबत में देखा तो वो भी वापस लौट आया। उसे पता था कि वापस जाने का मतलब है पकड़े जाना, लेकिन सच्ची दोस्ती यही तो है, और हुआ भी वही। अपने इस गहरे दोस्ताने की वजह से दोनों एक साथ पकड़ लिए गए। और अब आती है कहानी की सबसे खौफनाक जगह, कांजी होस, यानी लवारिस जानवरों का मवेशी खाना। वहां का नजारा देखकर तो किसी की भी रूह कांप जाए। भूखी प्यासी भैंसें, बिल्कुल बेजान सी बकरियां, कमजोर घोड़े और एकदम निराश गधे, सब के सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। खाने का एक तिनका तक नहीं था वहां। सच कहूं तो वो जगह जानवरों के लिए किसी डरावनी जेल से कम नहीं थी, जहां धीरे धीरे सब अपनी जान गंवा रहे थे। इस घुटन और खौफ के बीच हीरा के अंदर जैसे विद्रोह की एक भयानक आग सुलग उठी। उसने मवेशी खाने की उस कच्ची मिट्टी की दीवार पर अपने सींगों से जोर जोर से मारना शुरू कर दिया। वो सिर्फ अपनी नहीं, बल्कि वहां कैद हर एक जानवर की आजादी चाहता था। लेकिन तभी बदकिस्मती से चौकीदार आ गया। उसने हीरा को न सिर्फ बुरी तरह डंडों से पीटा, बल्कि उसे एक मोटी रस्सी से कसकर बांध भी दिया। हीरा के बंद जाने के बाद मोती ने दीवार तोड़ने का अधूरा काम अपने जिम्मे ले लिया, और कमाल देखिए, उसने दीवार तोड़ भी दी। सारे जानवर वहां से आजाद होकर भाग गए। यहां तक कि मोती ने उन गधों को भी सींग मार मार कर भगा दिया, जो डर के मारे हिल भी नहीं रहे थे। लेकिन सबसे हैरानी की बात, खुद मोती भागने के बजाय अपने बंधे हुए दोस्त हीरा के पास आकर सो गया। उसने बड़ी शान से कहा, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा, उसके लिए अगर मुझे मार पड़े तो क्या चिंता। त्याग और भाईचारे की इससे बड़ी मिसाल और क्या होगी। और जाहिर है, इसके बाद मोती की भी खूब पिटाई हुई। दोनों को पूरे एक हफ्ते तक बिना कुछ खाने पीने के वहां बांध कर रखा गया। सूख कर उनकी सिर्फ हड्डियां रह गई थी। और फिर आया वो मनहूस दिन। एक आदमी वहां आया। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थीं और चेहरा एकदम सख्त। वो उनकी नीलामी में बोली लगा रहा था और उनके कमजोर शरीर को अपनी उंगलियों से टटोल कर देख रहा था। दोनों बैल तुरंत समझ गए कि उनका वक्त अब पूरा हो चुका है। उन्हें कसाई के हाथों बेच दिया गया था। नीलाम होने के बाद जब वो उस कसाई के साथ आगे बढ़ रहे थे, तो वो सफर उनके लिए किसी मौत के मार्ग से कम नहीं था। डर और कमजोरी के मारे उनके कदम नहीं उठ रहे थे। तभी रास्ते में एक ऐसा नजारा दिखा जिसने उनके दर्द को 100 गुना बढ़ा दिया। जरा इस अंतर को महसूस कीजिए। एक तरफ ये दोनों जो हर कदम मौत की तरफ जा रहे थे, और दूसरी तरफ एक ऐसा जानवरों का झुंड था जो पूरी तरह से आजाद था, बेफिक्र होकर हरे भरे खेतों में चल रहा था। क्या गजब की नाइंसाफी है ये। लेकिन कहते हैं ना, अंधेरा कितना भी घना हो, रोशनी का एक रास्ता निकल ही आता है। चलते चलते अचानक उन दोनों को कुछ अजीब सा लगा। ये रास्ता कुछ जाना पहचाना सा नहीं लग रहा। अरे, ये तो वही रास्ते थे जहां से वो गया के घर गए थे। वही खेत, वही बाग और वही पुराना कुआं। और बस जैसे उन्हें यह एहसास हुआ कि वो अपने घर के आसपास हैं, उनकी सारी थकान, सारी कमजोरी एकदम छूमंतर हो गई। जैसे उनके अंदर किसी ने एक नई जान फूंक दी हो। उन्होंने अपना घर पहचान लिया था। अब तो बिना कुछ सोचे, कसाई की बिल्कुल परवाह किए बिना उन्होंने ऐसी दौड़ लगाई कि बस देखते ही बने। एकदम पागलों की तरह, बछड़ों की तरह खुशी से उछलते हुए वो सीधे अपने पुराने थान, अपनी असली जगह पर जाकर खड़े हो गए। झूरी, जो धूप सेंक रहा था, अपने बैलों को देखते ही दौड़ पड़ा और रोते हुए उन्हें गले से लगा लिया। सच में ये कहानी का सबसे भावुक कर देने वाला पल है। लेकिन वो कसाई भी इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वो पीछे पीछे आधमका और बैलों की रस्सियां खींचने लगा। झूरी ने बहुत समझाया कि ये उसके बैल हैं, लेकिन कसाई जबरदस्ती पर उतारू हो गया। पर इस बार मोती ने ठान लिया था कि वो अपनी आजादी छीनने नहीं देगा। उसने अपने सींग चलाए और कसाई को वहां से खदेड़ना शुरू कर दिया। उसने उसे गांव के बाहर तक भगाकर ही दम लिया, और इस तरह मोती ने अपनी मुश्किल से मिली आजादी की खुद रक्षा की। और अब आता है इस शानदार कहानी का वो बेहतरीन अंत जो दिल को सुकून दे जाता है। बैलों को फिर से अपना चारा, भूसा और दाना मिल गया। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिला झूरी की पत्नी में। वही पत्नी जो पहले उन पर भड़की हुई थी, वो दौड़कर बाहर आई और उसने दोनों बैलों, हीरा और मोती, के माथे चूम लिए। देखिए, ये सिर्फ प्यार नहीं था, ये उन दोनों के संघर्ष, उनकी पक्की वफादारी और उनकी आजादी की एक पूर्ण स्वीकृति थी। तो इस पूरी कहानी का लबोलुआब क्या है? प्रेमचंद जी ने हमें एक जानवरों की कहानी के जरिए जिंदगी के कितने गहरे सबक सिखा दिए। पहला, आजादी कभी आसानी से नहीं मिलती, उसके लिए पसीना बहाना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। दूसरा, हालात चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, इंसानियत और सहानुभूति हमेशा जिंदा रहती है, जैसे वो छोटी बच्ची। और तीसरा, सबसे बड़ा सबक, सामने चाहे जितनी बड़ी मुसीबत हो, असली ताकत सिर्फ और सिर्फ आपसी एकता और भाईचारे में ही है। और अब इस चर्चा को खत्म करते हुए मन में एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। जरा सोचिए, क्या बिना किसी अटूट बंधन या सच्चे साथी के कभी सच्ची आजादी हासिल की जा सकती है? अगर हीरा और मोती एक दूसरे के लिए अपनी जान दांव पर नहीं लगाते, तो क्या वो कभी वापस अपने घर पहुंच पाते? प्रेमचंद की ये अमर रचना हमें यही सिखाती है कि आजादी की जंग कभी अकेले नहीं जीती जा सकती। इस पूरे विश्लेषण में साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।